हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुपम। प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और उनके बारे में बताया था जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को बहुत बारीकियों से समझा था, उसको क्लियर किया था। उन्हीं अच्छे कलेक्शनों के साथ आज फिर हैं। मैंने फिर बताया था कि वीडियो में हमने सर्वाधिक क्वेश्चन ना डाल के अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं और उनका डिस्कशन किया है। तो हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। स्लाइड को देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, न्यायाधीश को हटाने का कार्यकाल के द्वारा क्या है। तो देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का जवाब हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है। पहली बात ये समझिए। देखिए, जब मल्टीपल चॉइस एमसी क्वेश्चन होता है तो उसका सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि 4 ऑप्शन को भली बात से पढ़ना और चारों ऑप्शन में अपने प्रश्न को सुटेबल ऑप्शन की ओर सेलेक्ट करना। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए, न्यायाधीशों को, वो आपके उच्च न्यायालय के हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, उनको हटाने का जो प्रावधान है या प्रोविज़न है वो इम्पीचमेंट का है। जिस तरह हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कहा गया है कि उसके लिए कंपलसरी है कि हमें पार्लियामेंट या संसद में हमें क्या लाना पड़ेगा, दोनों संसद के हाउस में एक विधेयक लाना पड़ेगा, तभी हम इम्पीचमेंट का प्रावधान कर सकते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, यदि किसी राज्य का विधानमंडल या इस आशय को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्यपाल द्वारा कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल के द्वारा अगर 2/3 बहुमत हो जाए तो उसके द्वारा हम हाई कोर्ट को। दूसरा, संसद की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक। तीसरा, संसद द्वारा 2/3 बहुमत पारित करने के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के विधानमंडल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा। तो देखिए, इसके पहले हमने स्लाइड में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसमें बताया था, उस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रोविज़न होता है। तो देखिए, ये बताया गया था कि एवरी जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, शुड बी अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को अपॉइंट कर सकता है तो हटाने का प्रोविज़न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता होगा? नहीं। उसके लिए हमारे संविधान में, देखिए, अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 218 में बताया गया है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जजेस, हाई कोर्ट ऑफ जजेस, क्योंकि 218 में हाई कोर्ट ऑफ जजेस है। और अगर इसी जगह हम लोग 124 सब क्लास 4, तो इसमें द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, इनको हटाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन तो पूरी तरह गलत ही हो गया, क्योंकि राज्य विधानमंडल का कोई प्रावधान ही नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, संसद की सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। हमने बताया कि मुख्य न्यायाधीश ना ही अपॉइंट करता है और ना ही उसको कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, संसद द्वारा 2/3 बहुमत पारित करने के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, ये ऑप्शन सही है। क्यों ऐसा सही है? क्योंकि संसद में ही यह विधेयक लाया जा सकता है और तभी हम हटा सकते हैं। राज्य विधानमंडल, फिर ऑप्शन ये गलत हो गया। तो इस वाले प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आपका सुटेबल और सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बारीकियों से पढ़ा और उसके बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कह रहा है। अगर कोई भी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकार के हिसाब से नहीं है। देखिए, कानून और मौलिक अधिकार, देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद
12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया है। अब उनके हिसाब से तो उसे खत्म कर दिया जाए और कौन सा अनुच्छेद सत्य है, कि कहा गया है कि खत्म करने का प्रावधान क्या है, कैसे हम उनको खत्म कर सकते हैं, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को, मैंने बताया ना जब भी एमसी क्वेश्चन हो तो हम ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहला, यह अनुच्छेद 13 के तहत किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 13 में क्या है, हमने बताया कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए। अब 13 में क्या दिया गया है, 13 में क्या कहता है, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। कहने का तात्पर्य है कि मूल अधिकारों से असंगत हो, कि मूल अधिकार ना हो, मूल अधिकार से अलग हो, तो उनको अल्पीकरण करने वाली विधियां शामिल हैं 13 में। तो ये हमारा कोई प्रिपेयर्ड ऑप्शन का आंसर नहीं, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता। दूसरा क्या कह रहा है, कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32। अब देखिए हमने बताया कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि हमारी 5 तरह की रिटों का प्रावधान कर सकता है, और रिटों को हमने अच्छे से क्लियर करके बताया है कि रिटें क्या होती हैं। अब अनुच्छेद अगर 32 को लेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन का ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कानून को संवैधानिक घोषित कर सकता है हाई कोर्ट, 226 में दिया गया है। ये भी गलत है कि हाई कोर्ट भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकता। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन है केवल 1 और 3 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको हम नन ऑफ दीज कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकली हैं और बहुत ही पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। तो एक एक क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिलेगी, और आप इन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता या किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के विचार करने का अपवर्जन करता है। देखिए जब भी हाई कोर्ट की बात की जाती है तो उसमें बताया कि अधिकारिता का क्षेत्र के बारे में कहाँ पे क्या प्रोविजन है और किसके बारे में बताया गया। तो देखिए अनुच्छेद 214 ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट की अधिकारिता के बारे में या राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। तो देखिए सीधा सीधा हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं 210। ठीक है, अब 210 के अनुसार क्या है, संसद की विधि है। तो अब संसद की विधि है तो उसमें हमारा कोई इसमें प्रावधान ही नहीं। अनुच्छेद 214 संसद की विधि, तो ये पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा वाला संसद की, देखिए अनुच्छेद 214 और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन निकल आया वो बी वाला निकल आया। लेकिन फिर भी जब तक हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हमारा क्वेश्चन 100% श्योर नहीं होता है। 215 भी दिया गया है, संसद द्वारा विधियां दी गई हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 195 संसद द्वारा विधियां, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडुचेरी ही ऐसे आपके यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं जहां पे मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। देखिए डायरेक्ट अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे और संविधान संशोधन पढ़ लेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं में फिर कोई ना कोई संविधान संशोधन आएगा। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं कि इसमें क्या कहा गया। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 में क्या बात कही गई है। 70वें संविधान संशोधन 1992 में देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडुचेरी संघ और राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल द्वारा सम्मिलित किया जाएगा। तो कहने का मतलब है जब निर्वाचन मंडल के द्वारा सम्मिलित किया जाएगा तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सिटेबल क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो
कहने का मतलब है कि तुरंत हमें ऑप्शन मिल गया और तुरंत हम उसको टिक कर लें और आगे ना पढ़ें, ये गलती नहीं करेंगे, ये वाला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 71 में क्या था कि 8वीं अनुसूची में कोडंकी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। देखिए भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में हमारी जो 22 भाषाएं हैं उसमें से 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। देखिए सी में किया है 76वां संविधान संशोधन। देखिए 76वां संविधान संशोधन और इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया, तो देखिए 76वां संविधान संशोधन वर्ष 1994 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की नवी अनुसूची, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69%, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, 69% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और उपबंध करने वाली नई अनुसूची में शामिल किया गया था। कहने का है कि आरक्षण का प्रावधान तो 85% है, लेकिन तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने इसको ओवरलैपिंग की थी। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं 79। देखिए 79 जो है आपका, उसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि जो है वो 25 जनवरी 2010 तक बढ़ाई गई थी इस संशोधन के माध्यम से। देखिए कहने का मतलब है हर बार आरक्षण बढ़ाते बढ़ाते और ये 2010 तक हुआ, फिर उसके बाद 2021 तक बढ़ गया और आगे बढ़ता ही रहा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो देखिए तुरंत हमारा जब हम संविधान के संशोधन में जाते हैं तो तुरंत हम ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन से तुरंत संशोधन प्रक्रिया को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कौन सा है, सीधा सीधा सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने संशोधन प्रक्रिया ली। लेकिन बस यहीं तक नहीं है, अब संशोधन किस में है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है, उसका अनुच्छेद कौन सा है, 368। संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, संविधान में संशोधन करने के लिए हमें संसद के दोनों सदनों में विधेयक लाना होता है और तभी हमारा संशोधन की प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार नया कानून बनता है। फिर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत पास करते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के बारे में आता है। देखिए अब जब क्वेश्चन आता है कि बच्चों के शोषण के बारे में आता है तो सीधा सीधा ऑप्शन ना जाइए, फिर मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। 23 में किसके शोषण के बारे में प्रावधान दिया गया है और 24 में किसके शोषण के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसको बहुत अच्छे से अगर क्लियर कर लेंगे तो ऑप्शन आपका तुरंत मिल जाएगा कि किसके लिए शोषण के बारे में कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम को प्रतिषेध, ठीक। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 6 से 14 साल तक की बालकों को कारखानों में कार्य करने के लिए प्रतिषेध किया गया। अब देखिए कोई ऐसा है जिसको डाउट होता है कि कौन सा होगा, कैसे होगा, तो ऑप्शन बेस कैसे तैयारी करते हैं। तो ऑप्शन बेस तैयारी नहीं कर सकते, नॉलेज बेस तैयारी आप कर सकते हो। नॉलेज बेस तैयारी क्या होती है कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, तुरंत दिमाग में चाहिए कि अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत दिया गया है, ठीक। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्रता और विषयक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो देखिए 17 और 19 तो हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब 23 और 24 में गैप रिपीट, तो अगर आप समथिंग अगर आप ऑप्शन को करते हैं तो आपकी सही होने के क्वेश्चन की प्रायोरिटी 60 से 70% हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए अगला जो क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण के भाग हैं परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण भाग नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग है। राष्ट्रपति को निर्वाचित तो कर सकते हैं
पर राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अब महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे, इसके पहले वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया था कि अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों का तात्पर्य क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में 2/3 संसद के सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले लिखित रूप में नोटिस दिया जाता है। अगर वो विधेयक सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस कर रहा है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए बात आती है क्वेश्चन का सही ऑप्शन की ओर। तो सही ऑप्शन की ओर अगर हम चलेंगे तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग प्रतिभाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन ये उसको हटाने में, इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए हमारी स्लाइड का बनाने का सबसे अच्छा उद्देश्य ये कि आपको अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट कराएं। अब देखिए इसमें जहां बच्चा होगा तुरंत गलती कर देगा, तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचार से मेल नहीं खाता है। देखिए नीति निर्देशक तत्व, अब सबसे पहला नीति निर्देशक तत्व मैंने बताया है, स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। देखिए संविधान के भाग 4 में 12 से 35 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों में किसके बारे में किसका क्या प्रावधान किया गया है, इसको अगर आप क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छे। अब देखिए ग्राम पंचायतों का गठन है, अब ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है, तो इसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि ग्राम पंचायत गठन जो है गांधी जी ने कहा अनुच्छेद 40 में दिया गया। सहकारी समितियों का गठन गांधी जी ने कहा नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। अब गाय, बछड़ा और दुधारी पशुओं के बलि पर रोक और उनके प्रोत्साहन के लिए, देखिए इसके पहले स्लाइड में जब क्वेश्चन था तो हमने उसको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया था कि इसके लिए भी तुम्हारा संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया था कि गाय, बछड़ा और उनके लिए, तो वो कौन सा था, 48 का। अब आता है समान सिविल नागरिक संहिता। देखिए ये अनुच्छेद 44 का भाग है और ये गांधी जी ने नहीं कहा था, बस यही आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा, समान सिविल संहिता, जिसको गांधी जी ने नहीं कहा, ये मेल नहीं खाता है, बाकी मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है। देखिए विच आर नॉट टू फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, फिर मैंने कहा है अनुच्छेदों का अगर आपका ज्ञान है तो आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 38 समान एवं न्याय की निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अब समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है, क्या 38 में दी गई है? अगर आपको ये क्लियर है तो सही हो जाएगा। 38 में क्या दिया गया है, 38 में दिया गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे, ये बताया गया है। तो जब 38 में दिया गया है तो कहने का मतलब है समान और निःशुल्क विधिक सहायता किस में दी गई है, समान और निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो 39 के सब क्लास ए में दी गई है। तो कहने का मतलब है यही ऑप्शन मेल नहीं खाता है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया। और देखिए अगर थोड़ा सा भी सेंस लगा है तो देखिए समान सिविल संहिता जो है, समान सिविल संहिता और निःशुल्क विधिक सहायता दोनों में अंतर है कि एक देश एक कानून, और समान सिविल संहिता वाला एक ही राज्य भारत में है, गोवा, जहाँ पे लागू हुई। अब अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सही से। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई सरकारी विभाग का अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो, उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो न्यायालय के किस लेख के द्वारा जारी किया जा सकता है। देखिए फिर आया बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़ने के लिए हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिकाएं दी गई जिन्हें हम लोग रिट भी कहते हैं, ठीक। और भारतीय संविधान में इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय भी कहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो अनुच्छेद 32 में, अगर हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 226 में। और ये 5 रिटें होती हैं, मैंने बताया ABC, एक आप
ई बना लीजिए ऑप्शन का। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब इसमें देखिए एक ही लेख इसमें है जो नहीं शामिल किया गया ऑप्शन में, प्रतिषेध। अब हम लोग प्रतिषेध लेख के बारे में, तो देखिए प्रतिषेध लेख जो है क्या। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इन पांचों रीटों को पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पांचों रीटें हमारी रिवाइज हो जाएंगी और उसके बाद हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, कहने का मतलब है बंदी बनाए वाले व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करना है 24 घंटे के अंदर, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परमादेश लेख उस अधिकारी पर जारी किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक। अब उत्प्रेषण लेख। देखिए उत्प्रेषण लेख के बारे में मैंने बताया है कि इसमें यही होता है उत्प्रेषण लेख में, जब किसी भी न्यायालय में कई दिनों तक लंबित मामला पड़ा रहता है और उस पर उसका अधीनस्थ न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उससे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपर कोर्ट ये पूछता है कि आप इतने दिन क्यों नहीं इसका प्रतिफल। अधिकार परीक्षा लेख, किस पद पर किस संवैधानिक रूप से आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हो, अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। प्रतिषेध जो है, प्रतिषेध का मतलब है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। अगर क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन से बाहर कोई चीज होती है तो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो प्रतिषेध लेख है। तो पांचों रीटों को हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें हमारा पूरा बिल्कुल एप्रोप्रिएट ऑप्शन बी है, परमादेश। कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो परमादेश लेख हम लोग जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार क्षेत्र नहीं आता है। जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो हम लोगों को उसकी बहुत बारीक से और अच्छे समझना चाहिए कि धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म के विशेष उन्नति कर देने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है क्या इन ऑप्शन में कोई ऐसा है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। हम लोगों ने मौलिक अधिकारों में पढ़ रखा है कौन सा मौलिक अधिकार है जो धार्मिक के बारे में हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है, उसको बताया भी है। तो देखिए कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें बताया गया कि हम लोग अपने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक कार्यों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कर सकते हैं। देखिए संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है और इसमें सबका एक एक करके बताया गया। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी दी गई है, धर्म विशेष उन्नति हेतु, देखिए अन्यथा और स्वतंत्रता, तो दोनों के बारे में बताया कि धर्म विशेष उन्नति कर देने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो कहने का मतलब इसमें तीनों ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है। देखिए ये भी बड़ा टेक्निकल पार्ट होता है कि जब हमें ये छांटना हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं, विच आर नॉट टू फॉलोइंग। तो अनुच्छेद 41 को देखिए, कृषि एवं पशुपालक संगठन, ठीक, कृषि एवं पशुपालक संगठन 41 में है, अगर है तो सही, अगर नहीं है तो किस में है ये पता होना चाहिए। अब देखिए कृषि एवं पशुपालन संगठन जैसे ही पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि 48 में दिया गया है, तो 41 में क्या है ये सोचिए। 41 में ये दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए अधिकार किसका, नागरिकों का, क्योंकि राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है कि नागरिकों को उसकी कुछ दशाएं, अब कुछ दशाएं कैसे होते, फिजिकली हैंडीकैप्स हो जाए या कुछ ऐसा विकलांग हो जाए, या कहने का मतलब फैमिली का इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तो ये तुम्हारी दशाएं हैं। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 44 में समान सिविल संहिता है और 39 में समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए ये वर्ड भी आ रहा है निःशुल्क विधिक सहायता, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि समान न्याय क्या होता है। इक्वल जस्टिस का हमारे देश में संविधान है, यहाँ कोई प्रिविलेज नहीं किसी को कि न्याय अलग अलग मिलेगा, सभी को न्याय एक समान होगा। निःशुल्क विधिक सहायता का तात्पर्य ये है
कि प्रोविज़न 39 में बताया गया कि कोई व्यक्ति गरीब है, अकिंचन है और वो क्या कर सकता है, लीगल हेल्प चाहता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए एमिकस क्यूरी न्याय मित्र बनाती है और न्याय मित्र के माध्यम से उसका फ्री में गवर्नमेंट केस करती है और उसको न्याय दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अनुच्छेद 19 सब क्लास 1 का के अनुसार क्या है। देखिए अब जैसे ही 19 आता है तो 19 तुरंत क्लियर हो जाता है कि हमारा किसके बारे में बताता है, स्वतंत्रता के बारे में। देखिए जब हमारी स्वतंत्रता का प्रावधान है तो 19 में बताया गया। अब देखिए सीधा सीधा 19 वाक्य स्वतंत्रता के विषय में कुछ विषयों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे ये क्लियर होता है कि किसके बारे में कहा गया है, तो हम लोग 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और चारों ऑप्शनों को देखते हुए चलेंगे कि सभी नागरिकों के लिए वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में ये स्वतंत्रता 19 के सब क्लास 1 में शामिल होती है। सब नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, सब नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सभा और सम्मेलन का आयोजन करने का अधिकार भी दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिकों को भाषण, लेखन, विचार और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 19 के सब क्लास 1 के अनुसार क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 19 के सब क्लास 1 में जो बताया गया है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रत्येक नागरिक को लेखन और विचार के बारे में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रताएं सभी हैं, लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार केवल क्वेश्चन नंबर डी, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए जब कहता है कि असत्य है, विच आर नॉट टू ट्रू, तब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे तुरंत जब एग्जाम होता है तो वहाँ तो एक तो प्रेशर होता है कि क्वेश्चन सही हो जाए हमारा, दूसरा क्या होता है कि हमारी स्मरण शक्ति जो होती है और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी तरह स्लाइड में या प्रैक्टिस पेपर से या हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से देते रहेंगे, तो कहने का मतलब जो कमिंग एग्जाम होंगे आजकल क्वेश्चन का लेवल इसी तरह बनाया जा रहा है और परीक्षा का कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए बच्चों का बढ़ रहा है। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, दूसरा ऑप्शन है लोक प्रभुत्व पर आधारित संविधान। ठीक, आलोक कल्याणी राज्य और संविधान की निम्रता, कहने का मतलब है कौन सा ऐसा है जो संविधान में वर्णित नहीं और जिसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। देखिए आप लोगों ने जब संविधान पढ़ा होगा तो संपूर्ण प्रभुत्व सम लोकतांत्रिक गणराज्य, देखिए जब भी कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे अपने पद के आसन को ग्रहण करता है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको पढ़ता है तो उसमें कहता है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, ये शब्द लिखा गया है। तो ये तो हमारे संविधान का भाग है, असत्य हो ही नहीं सकता। लोक प्रभुत्व पर आधारित संविधान, और संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग और भारत को प्रभुत्व प्रदान करेंगे, ये भी बात सही। लेकिन कोई ऐसा बात कहा कि आलोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अकल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की गई है, तो ऑप्शन 3 गलत है। संविधान की निम्रता, कहीं ऐसा वर्ड नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी में क्या है, देखिए सी वाले में बताया गया कि 3 और 4 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए, ध्यान समझिए। 42वें संविधान संशोधन के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। देखिए जैसे ही आता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हमारा विस्तृत है, लघु संविधान संशोधन है। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, पहला तो ऑप्शन ए बन जाता, 1976 में हुआ था। हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ा और टिक करके क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए। पुराना मेथड बहुत होता था, बच्चे क्या करते थे, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़े और पास हो गए, क्लियर हो गया, उनको डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं पता है। लेकिन आज क्या है, 1 डे एग्जाम में भी 1 लाइनर क्वेश्चन उन पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन ना होके ऑप्शन बेस पे और कई है। देखिए 42वां संविधान संशोधन में कई चीज़ें की गई थी। अब इसमें कहा गया है कि समाजवादी,
संघवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसमें कहा गया था कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, तो देखिए संघवाद कहीं शब्द नहीं जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया था, देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जोड़ी गई थी। संघवाद, कोई यूनियन और फेडरल के बारे में कोई ऐसा बात नहीं किया गया था। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका संघवाद सही है। देखिए कितना बारीक और कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए स्लाइड का बनाने का हम लोगों का उद्देश्य है कि क्वेश्चन आपको दिखें, जैसे एग्जाम में प्रिपरेशन होती है, जो भी आपके एग्जाम हो सिविल के, तैयारी कीजिए, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग कराते हैं और हमारी प्राइड एडिफिकेशन की पूरी टीम बहुत अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन पे और आप लोगों के अच्छे समय पर क्वेश्चन को देते हुए तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूवर बढ़ाइए। कहने का तात्पर्य है कि और हम लोग इस पे काम कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।